हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक आपने शोले मूवी में एक डायलॉग सुना होगा, मैं आज सुनाने वाली हूँ, कहीं गलती हो तो आप सुधार लीजिएगा, कि हमें लोग सुरमा भोपाली ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। तो उसमें जो सुरमा भोपाली है उसका क्या था, अंदाज था ना, भोपाली अंदाज रहा होगा। किसी का बिहारी अंदाज होता है, किसी का भैया मुंबई वालों का अलग अंदाज होता है, किसी लखनऊ वालों का अलग अंदाज होता है। तो ये अंदाज की बात करने का क्या तात्पर्य, क्या अंदाज में क्या खास बात होती है? कुछ उनकी ऐसी बातें होती होंगी, कुछ उनका तरीका होता होगा उठने का, चलने का, बोलने का, खाने का, पीने का, उनकी खाने की, बनाने की और खाना खाने की कुछ अलग ही विधियां होती हैं। तो ये जो डायलॉग्स आप मूवी में सुनते हैं, ये होते हैं ना अलग अलग एरिया के। हम भोजपुरी मूवी देख रहे हैं तो कुछ उनका अलग तरीका होगा, हमने कहीं और क्षेत्र की देखी उनका अलग तरीका होगा, उनके बोलने का, पहनने का, सबका अंदाज अलग होगा। तो ये अंदाज के ही साथ चलकर आप पढ़ने वाले हैं अपनी पुस्तक हिंदी की क्षितिज में लखनवी अंदाज पाठ 12। लखनवी अंदाज से आप समझ गए होंगे कि मैम आप इतनी देर से अंदाज की बात क्यों कर रही थी। तो लखनऊ के लोगों का कुछ अलग ही अंदाज है, जिसे यहाँ पर बताएंगे लेखक यशपाल जी। क्या उन्होंने लखनऊ के लोगों में या लखनऊ के किसी व्यक्ति में क्या अंदाज देखा? खाने का अंदाज देखा, चलने का अंदाज देखा, सोने का अंदाज देखा या पहनने का अंदाज देखा? सबके अपने अंदाज होते हैं, अपना तरीका होता है, अपना जीवन जीने की शैली होती है, बात करने की शैली होती है। तो इनको हम कह देते हैं इनका एक अंदाज है, इनका तो एक अलग ही अंदाज है। जब भी ये किसी पार्टी में जाते हैं तो उसकी तो रौनक ही बढ़ जाती है, इनका तो कुछ अंदाज ही ऐसा है। तो यहाँ पर हम लखनवी अंदाज की बात करते हैं पाठ 12 में। तो यशपाल जी का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इन्होंने किस लखनवी अंदाज की बात हमसे की हुई है। तो लेखक परिचय है यशपाल जी का। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो 3 दिसंबर को 1903 में इनका पंजाब के फिरोजपुर छावनी में जन्म हुआ था यशपाल जी का। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। फिरोजपुर से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद, फिरोजपुर से ही उन्होंने यहाँ तक की पढ़ाई की मैट्रिक तक, और मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की। वहीं उनकी मुलाकात भगत और सुखदेव से भी हुई। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण यशपाल जी को कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ गई और फिर इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हो गई। 3 दिसंबर को जन्म और 26 दिसंबर को मृत्यु। तो 26 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई 1976 में, 1976 में, और जन्म हुआ था 1903। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनकी यहाँ तक हमने देखा, सिर्फ इनके बारे में जाना, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। यशपाल, इनकी रचनाएं हैं। यशपाल ने अपनी रचनाएं विविध रूपों में प्रकट की हैं। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह पहले तो ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, वादुलिया, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, उत्तराधिकारी, चित्रकार शीर्षक, सच बोलने की भूल, उत्तमी की माँ आदि। इस प्रकार की इनकी मुख्य कहानियां हैं, कहानियों का संग्रह है। फिर उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। झूठा सच, अमिता, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, क्या बात। तो मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके उपन्यास है। संस्मरण, सिंहावलोकन, गांधीवाद का शव और चिंता, इनका संस्मरण है। नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाई, दर्द दिल। और मुझे पता है ये दर्द दिल ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, याद करने का तरीका कोई सा भी हो, हमें बस याद होने चाहिए कि यशपाल जी ने क्या लिखा है, क्योंकि ये हमारे पाठ के लेखक हैं। साहित्यिक विशेषताएं इनकी। कुछ साहित्यकार यशपाल की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, यथार्थ वाली वर्तमान में जीने वाले हैं।
सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। देखिए, राजनीति में प्रवेश किया तो उनको समझ में आया क्या यहाँ पर सच है और क्या यहाँ पर पाखंड है। रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने, समाज में जो व्याप्त रूढ़ियां थी, जो कुप्रथाएं थी, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। समाज में देखिए कुप्रथाएं हैं तो समाज में विषमता होना स्वाभाविक है, तो समाज की विषमताओं के विरोध में भी इन्होंने आवाज उठाई। साथ में मतलब आवाज कैसी उठाई कि उनकी रचनाएं उस तरीके से उन्होंने लिखना शुरू की। अब इनकी भाषा शैली है, यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता, रचनागत विशेषता। इनकी भाषा जो है वो अत्यंत सरल, सहज, पात्र अनुकूल, भावाभिव्यक्ति में समर्थ। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान, प्रभावपूर्ण है। तो इनकी जो भाषा है, इनकी जो रचनाएं हैं, तो कैसी है उनकी भाषा, कैसी स्वाभाविकता है, सजीवता भी विद्यमान और रचनागत विशेषता है। जो जिस प्रकार की रचना की है, जो भी उसमें दिखाना चाह रहे, संस्मरण हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, वैसी ही भाषा का प्रयोग किया और जिस प्रकार के पात्र उसमें आए हैं उस प्रकार के पात्र के अनुकूल उन्होंने अपनी भाषा को रखा है। भाषा अत्यंत सरल सहज है कि जो हमें समझ आ जाती है। उनकी शैली वर्णनात्मक है, वर्णन के आधार पर किया है। जब उन्होंने नाटक की शैली में लिया तो संवादात्मक भी किया है। प्रभावपूर्ण है, भावों के प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने उर्दू के शब्द भी लिए हैं और उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है जो संस्कृत के में होते हैं, सज्जन, सतृष्ण, निश्वास, चक्षु, ज्ञान, विघ्न आदि। इस प्रकार के तत्सम शब्दों का प्रयोग यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में किया है। उर्दू में मुफस्सिल, गवारा, एहतियात, करीने, वल्लाह, शुक्रिया, तलब, किबला, तस्लीम, नफीस, न मुराद आदि ऐसे उर्दू शब्दों का प्रयोग है। अंग्रेजी में पैसेंजर ट्रेन, सेकंड क्लास, टिकट, बर्थ, एब्स्ट्रैक्ट आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरे कहीं कहीं इन्होंने लिए हुए हैं, सिर खम लेना, ज्ञान चक्षु खुलना, सतृष्ण आंखों से देखना आदि। तो इनकी भाषाओं में तत्सम, उर्दू, मुहावरे इनका प्रयोग हुआ है और तब भी भाषा इनकी सरल रही है। कठिन नहीं होने दी इन्होंने अपनी भाषा कि इनका जो पाठक है वो सरलता से उसे पढ़ भी ले और उसको समझ भी ले। तो आगे चलते हैं। यहां से प्रारंभ होता है हमारा पाठ लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। फुंकार रही थी मतलब चल पड़ने के पहले कैसी आवाज होती है ट्रेन में, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में बैठ जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। आराम सेकंड क्लास का डिब्बा वो कह रहा है आराम से वहां बैठ लेते, इसलिए दाम मतलब पैसा, टिकट का पैसा अधिक लगता है। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। वो ये कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा मतलब भीड़ से बचना था, बहुत दूर तो वो कह रहा है हमें जाना नहीं था भीड़ से, लेकिन हमें बचना था क्योंकि जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो हर जगह उन्हें जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य दिखे, उन्हें कहीं भीड़ दिखे, उन्हें कोई ऐसी घटना दिखे, तो वो अपना दिमाग चलाने की कोशिश करते, तो वो शांत एकांत जगह भी देखते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हम लिख पाएँ। तो इन्होंने भी वही किया कि हम कोई शांत जगह ढूंढ रहे थे कि हम उसमें लिख सकें, कुछ सोच सकें, कुछ प्राकृतिक दृश्यों को देख सकें। तो जो टिकट लिया हुआ उसके बाद वो एक खिड़की के पास जाकर ही सेकेंड क्लास का ही ले लिया और वहाँ जाकर बैठ गए। तो गाड़ी छूट रही थी, अभी बैठे ही नहीं थे, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। वो बता रहे हैं कि मैं इतने देखा कि ये डिब्बा ज़्यादा खाली लग रहा है, इसमें ही बैठते हैं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल मतलब उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये जो डिब्बा है ये खाली दिख रहा है, तो यही चलते हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, शांति से सोचेंगे और कुछ लिखेंगे। तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि खाली डिब्बा है, वो अनुमान के विपरीत हुआ, अनुमान के प्रतिकूल हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब बिना लोग के, बिना व्यक्ति के, तो डिब्बा बिना व्यक्ति के नहीं था, मतलब वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति तो मौजूद था ही। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब वहां पर तो कोई तो व्यक्ति था, निर्जन नहीं था। तो एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, मतलब नवाबी नस्ल मतलब नवाबी प्रकृति के, नवाबी स्वभाव वाले एक वहां पर सफेद पोश मतलब सज्जन व्यक्ति
सफेद पोस्ट सज्जन, मतलब सफेद पोस्ट मतलब जो उच्च ऐसे कैटेगरी के उच्च ग्रेड वाले दिख रहे थे, सज्जन व्यक्ति सुविधा से बड़े आराम से पालथी मारकर बैठे थे। सामने, उनके ठीक सामने 2 ताजे चिकने खीरे ककड़ी तौलिए पर रखे थे। उन्होंने तौलिया सामने वाली सीट पर बिछा रखा, यहाँ वो बैठे थे, सामने वाली सीट पर एक तौलिया बिछा रखा था और उस पर ककड़ियां मतलब खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब वो भी शायद हमारे लखनवी नवाब सोच रहे होंगे कि मतलब जो नवाब वहां पर बैठे थे लखनऊ के, वो भी सोच रहे होंगे खाली डब्बा, आराम से बैठेंगे, आराम से खीरे का मजा लेंगे। लेकिन जैसे ही ये हमारे यशपाल जी वहां पर आ गए तो इनको भी, यशपाल जी कह रहे कि उनको भी अपने एकांत में कुछ विघ्न तो हुआ कि मैं अचानक से डिब्बे में चढ़ आया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। यशपाल जी कह रहा, यशपाल जी खुद कहानी लिखने वाले, तो उनको लग रहा था ऐसा ना हो कि ये भी कुछ लिखते हो तो ये भी एकांत ढूंढ रहे हो, ये भी अकेले में बैठ के सोचना चाहते हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या फिर वो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये इसलिए इनको असंतोष हुआ, या फिर खीरे जैसा इन्होंने पदार्थ रखा वो खाना चाह रहा हो, शौक हमने उनको करते देख लिया तो शायद इनको संकोच भी हो रहा हो कि यार अब ये भी आ गए, हम तो खीरा खाने वाले थे, तो ये भी संकोच हो सकता है, ऐसा लेखक सोच रहे हैं अपने मन में। नवाब साहब ने संगति, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा और आपके किताब में भी है, किताब का ही चित्र एक्चुअली। तो यहाँ देखिए नवाब साहब बैठे हैं, खीरे यहाँ सामने रखे और यहाँ हमारे यशपाल जी बैठे हुए हैं। अब नवाब साहब के हाथ में खीरा आ चुका है, आएगा हम भी पढ़ेंगे तो उनके हाथ में खीरा आएगा। आगे क्या है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब मित्रता करने के लिए, बात करने के लिए कोई उत्साह समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने कोई बात नहीं की। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। जो कह रहा हम सामने बैठ गए, अब जब सामने वाला व्यक्ति हमसे बात नहीं करना चाह रहा तो मैं भी शांत रहा। वो कह रहा मैंने भी अपने आंखों को नजर वजर को इधर उधर कर लिया, आत्मसम्मान मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण लेखक कह रहे मैं भी उनसे नहीं बोला, मैंने भी अपनी आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। वो कह रहे हम खाली बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो कल्पना करने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। वो कह रहे हैं कि नवाब साहब की हम अनुमान कर रहे थे क्योंकि हम खाली बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब लेखकों की प्रवृत्ति है भाई, वो सोचेंगे तब तो वो लिखेंगे। तो कह रहा है मुझे भी ऐसा लगा, मैं भी खाली वहाँ बैठा हूँ, कुछ तो सोचूंगा, तो मैं नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि उनको कैसे असुविधा हुई, संकोच का कारण क्या है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब वो एक और अनुमान लगा रहे हैं कि नवाब साहब भी अकेले जाना चाहते हो, एकांत में सफ़र करना चाहते हो, अपनी किफ़ायत के अनुसार, मतलब अपने आरामी देह आराम के कारण सुविधा के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लेकर बैठे हों ये। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता दिखे, है ना। अब वो कह रहा है कि अब उन्हें किसी पे, अब उन्हें गवारा नहीं था, मतलब अब वो ये समझौता नहीं करना चाह रहे थे, अब ये मंजूर उन्हें नहीं था कि मंजूर ना हो सकता उन्हें अब मंजूर ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद कोस उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भी शहर का और कोई सज्जन व्यक्ति उनको देखे कि मंझले दर्जे मतलब सेकंड क्लास का। मंझला कौन, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, तो यहाँ पर मंझले जो कहा गया वो सेकंड क्लास के लिए कहा गया, ना फर्स्ट क्लास ना थर्ड क्लास। तो वो चाह रहे थे कि मुझे कोई इसमें ना देखे, इसलिए इनको अकेले बैठना हो। तो ये सारी बातें लेखक के दिमाग में चल रही थी, जबकि नवाब जी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो तो शांत बैठे थे। ये तो अपनी आदत से मजबूर हमारे यशपाल जी वो सोचे जा रहे थे कुछ ना कुछ कि कहीं इन्हें संकोच तो नहीं हो रहा है, कहीं खीरा खाने का संकोच नहीं है, कहीं ये अकेले बैठकर कुछ सोचना तो नहीं चाह रहे थे, कहीं इनको ये तो नहीं लगा कि अचानक से ये व्यक्ति आ गया। फिर इनको ये लगा कि कहीं ऐसा वो आराम से बैठने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास कर लिया, और इन्हें ये भी लग रहा हो इतने आराम से चुपचाप बैठे कि कोई इन्हें व्यक्ति देख ना ले सेकंड दर्जे में जाते हुए। ये सारी बातें यशपाल जी के दिमाग में दौड़ रही थी। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब एक और अंदाजा लगाया
कि नवाब जी अकेले बैठे हैं, इसलिए शायद सफ़र का मज़ा लेने के लिए और साथ साथ में कुछ खाते चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग सफ़र में, आप ये बताइए। सफ़र में निकले नहीं कि हम पहले ही कुछ चुटर पुटर सामान अपने पास रख लेते हैं। मम्मी ने जो सफ़र में आपको दिया है कि अपन रास्ते में ये खाएंगे, घर का नहीं, वो नहीं। आप चिप्स रख लो, आप ये रख लो, आप पॉपकॉर्न रख लो, आप ये मतलब कुछ भी ऐसे जो हम बीच बीच में खाते रहे, क्योंकि सफ़र का मज़ा तो तभी है जब मुंह हमारा चलता रहना चाहिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मुंह हमारा चलता रहे। क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो आप तो बोल ही पड़े होंगे कि हाँ मैम सफ़र में हमें चिप्स चाहिए, कुछ कुछ खाते रहेंगे, लेकिन हम आपके घर की पूड़ियाँ या पराठा या घर से जो आप कुछ भी बनाकर लाए हैं वो हम नहीं खाएंगे। ये हमारा बिल्कुल सिद्धांत बन जाता है। तो वो भी लेखक कह रहे हैं कि शायद अकेले सफ़र काटने के लिए, वक्त काटने के लिए इन्होंने खीरा लिए होंगे। और अब किसी सफ़ेद पोस्ट के सामने खीरा कैसे खाएं? अब कोई सज्जन आग सामने आके बैठ गया, अब कैसे हम खीरा खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब है धीरे से उठाएं और फिर तो हम अपनी कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। पहले बाहर देखते रहे, मतलब वो कह रहे कि बाहर की स्थितियां देख रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अब नवाब साहब भी अब क्या करेंगे बताइए। अब उस डब्बे में 2 व्यक्ति, अब नवाब साहब को भी लगा भैया बोल ही लेना चाहिए, अब ये तो बैठ ही गए हैं। तो ओह, नवाब साहब ने सहसा मतलब अचानक हमें संबोधन किया, मतलब हमसे कुछ बोला। आदाब अर्ज, उन्होंने वहां उनको नमस्कार किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? चूंकि लखनवी का, देखिए लखनवी लोगों का अंदाज बहुत ही अच्छा होता, बड़ा कहना चाहिए शिष्टाचार से युक्त, बहुत ही लहजे में वो बात करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं, बड़े ही अच्छे से, उनकी बहुत आदर और सम्मान होता है। तो जरा सुनिएगा। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब खीरा खाएंगे? तो ये देखिए आप चित्र में उन्होंने खीरे के लिए पूछ लिया है। आगे है, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, मतलब नवाब साहब इस तरीके से पहले तो बोले नहीं इतनी देर तक और अचानक बोल पड़े। तो अब लेखक को ये भी कुछ लग रहा संदेह कि नवाब साहब अचानक क्यों बोल पड़े। भांप लिया, मतलब मैंने जान लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते, मतलब पहले तो आप अपनी शराफत का गुमान कि हम नहीं बोलेंगे, फिर कि चलो भाई इनसे बोल लेते हैं, बैठ गए हैं, तो मामूली लोगों की तरह हमें भी उसी हरकत में लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया। अब यहाँ पर यशपाल जी ने जवाब दिया शुक्रिया। किवला शौक फरमाए। किवला मतलब वयस्क के लिए, वरिष्ठ के लिए, सम्मान सूचक शब्द के लिए है ये। किवला मतलब एक वयस्क व्यक्ति के लिए, एक श्रेष्ठ, एक बड़े व्यक्ति के लिए जो उम्र दराज रहे हैं, उम्र में बड़े हैं, तो उनसे किवला उनके लिए सम्मान सूचक कि आप शौक फरमाए, मतलब आप खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, मतलब फिर उन्होंने बाहर देखा और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब उन्होंने खीरा उठाया और अपनी तौलिया अपने सामने रखी। वहां पर सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। अपने साथ में वो लोटा रखते थे, पानी रखते थे, तो पहले दोनों जो खीरे रखे थे उनको उठाया और पानी से धोया खिड़की के बाहर की तरफ। फिर तौलिए से पोंछ लिया उस जिस तौलिए पर खीरे रखे थे। जेब से चाकू निकाला, जेब में चाकू था नवाब साहब के। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर, मतलब जब खीरा हम काटते हैं ककड़ी, तो उसका एक हिस्सा काटते हैं और उसको ऐसे ऐसे गोल घुमाते हैं कि जो भी उसमें एक बहुत ही कड़वापन जो हो वो निकल जाए। गोद कर झाग निकाल दिया। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात के साथ, मतलब बड़े तरीके के साथ, उर्दू शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग है क्योंकि लखनवी बात हो रही है, तो बहुत ही एहतियात के साथ, एहतियात मतलब बहुत ही सावधानी के साथ, तरीके के साथ छील कर फांकों को, फांक मतलब हम छील के जो एक पूरा पीस बनाते हैं लंबाई में छील के, तो उसे फांक कहा गया है, ये एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। फांकों को करने से तौलिए पर सजाते हुए, करीने मतलब एक आराम से, एक तरीके से सजाया उन्होंने, बड़े ही आराम से, बड़े तरीके के साथ उसको सजाया गया खीरे को। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचते हैं उनको खीरे को किस तरीके से पेश करना है ये उनको आता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक
और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया रखते हैं बेचने वाले। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा, मतलब बहुत तरीके के साथ, करीने यहाँ पर तरीके के लिए, बहुत तरीके के साथ उन फाकों में जीरे का पाउडर और मिर्च का पाउडर डाला। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, मतलब उनका पूरा भाव भंगिमा, मतलब उनका पूरा तौर तरीका, और मतलब पूरा तौर तरीका मिलाने का, रखने का, और उनके भाव भंगिमा मतलब जिस प्रकार के भाव उनके मिलाते समय उनके चेहरे पर या उनके मन के, तो जिस तरीके से उनके चेहरे पर भाव आ रहे थे, जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट, मतलब जबड़ों में जो हलचल हो रही थी थोड़ी थोड़ी, उससे लेखक कह रहा है स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस आस्वादन, तो रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब वो खीरे में नमक और जीरे को छिड़कते जा रहे थे और यशपाल उनके भावों को देख रहा था कि उनके मुंह में जो जबड़े थोड़े थोड़े चल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि खीरे का स्वाद उनके मुंह में पहले ही आ गया है और मुंह में पानी आ रहा है। तो प्लावित होना मतलब मुंह में पानी की बात की गई यहाँ पर, कि मुंह में पानी आ रहा था। अगर लेखक को देखो, कितने सामने वाले व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला और लेखक ने उनके बिना बोले पूरा पाठ लिख डाला। कल्पना है ये लेखक की। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का वालम खीरा है। तो यहाँ पर वो लेखक ये कह रहे हैं कि मैं फिर से उनको देख रहा था कि नवाब अपने आप को बड़ा रईस मान रहे हैं, बड़ी देर से चुप बैठे थे, लेकिन आखिर अपने पर उतर ही आए और खीरे में वही नमक मिर्च लगाकर और वही फाँक बनाकर खाना शुरू करने वाले। लेकिन एक बार फिर खाने से पहले एक बार फिर नवाब ने बोला कि वल्लाह, मतलब ये सामने वाले व्यक्ति के लिए था, जनाब, शौक कीजिए मतलब इस्तेमाल कीजिए, खाइए। लखनऊ का वालम खीरा है, मतलब लखनऊ का वालम खीरा मतलब लाजवाब बढ़िया खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके, पनियाती मतलब जब हम नमक छिड़क देते हैं खीरे में तो हल्का हल्का पानी छलक आता है उसमें, तो पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। अब यशपाल जी कह रहे हैं, भैया मुझे भी लग रहा था इतना बढ़िया जीरा, नमक जीरा बुरका पड़ा हुआ है तो इनको मैं भी खा लूं। अब मुझे ये पता है कि आपको सुनते सुनते आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो एक काम कर लेना कि सुनते सुनते ही आपके घर में खीरा हो तो रख लेना उसे, तो शायद आपको नवाब के मुंह में जो पानी आ रहा था और यशपाल जी के, तो शायद आपको उसका अंदाजा भी हो जाए और प्रैक्टिकल के तौर पर पाठ समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब यशपाल जी के मन में बड़ी विडंबना, यार पहले तो मैंने मना कर दिया, काश पहले ही कह देता हाँ मैं खाता हूँ या चलो खा लेते हैं आपके कहने पर इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, मतलब अब एक बार मना कर दिया, कैसे बोलूँ हाँ खिला दो, तो कह रहा हम अपना आत्मसम्मान ही निभाना, मतलब उसको ही बनाए रखना मैंने अच्छा समझा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रहने दो भाई, अब मना कर दिया तो जाने दो। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने क्या बोला, सफेद झूठ बोल दिया। वो बोले शुक्रिया, इस समय तलब मतलब खाने का शौक, खाने की इच्छा, तलब जिसे कहा है, बहुत सारे उर्दू शब्द आए हैं क्योंकि लखनवी अंदाज है। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब इस वक्त में मुझे खाने का मन नहीं है। मेदा भी जरा कमजोर है, मेदा मतलब आमाशय, आमाशय मतलब पेट में पाचन क्रिया, मतलब पाचन क्रिया भी मेरी थोड़ी कमजोर है। यहाँ पर मेदा का अर्थ आमाशय से लिया है, पाचन क्रिया जहाँ होती है। किवला शौक फरमाए, तो यहाँ पर किवला वही सम्मान सूचक शब्द है कि आप शौक फरमाइए, आप खाइए। आगे देखिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फाकों की ओर देखा। सतृष्ण मतलब तृष्णा, तृष्णा से भरे मतलब बिल्कुल चाह, अब तो चाहिए है, लालच। तो नमक मिर्च से संयोग से चमक रही थी जो फाकें, क्योंकि उसमें पानी आ गया तो कुछ चमक भी आ गई। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर ओंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मतलब आनंद जब लेते हैं आहा मजा आ गया तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो उन्होंने खीरे को सूंघा और अपनी आंखों को बंद किया। मुंह में
भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। अब जो उनने खाई नहीं है अभी, जो फांक मुंह में आने से, मतलब फांक के आने से मुंह में पानी आ गया, उसको अंदर ही गटक लिया। और तब नवाब साहब ने, और जब पानी गले से उतर गया मतलब उसका ऐसे ही मन में स्वाद ले लिया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अरे फेंक दिया उन्होंने फांक को, खाने की जगह फेंक दिया। क्यों फेंका भाई, देखो जरा। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब हर फांक को उठाएं, सूंघे, आंख बंद करके बढ़िया उसका स्वाद जैसा लें, खाएं ना, और फिर फांक को बाहर फेंक दे। सभी फांकों के साथ, मतलब सभी पीस के साथ उन्होंने यही किया, फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पहुंच लिए और गर्व से, बड़े घमंड के साथ, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। मतलब यशपाल की तरफ देखे भी, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। ऐसा लग रहा था यशपाल को, ये क्या तरीका है। बढ़िया खीरे को धोया, फिर काटा, फिर उसमें नमक मिर्ची डाली, बढ़िया खीरे रस से भर गए, खीरे को उठाया, आंखों से देखा, नाक से सूंघा, आंख बंद करके बढ़िया उसका सूंघने का मजा भी लिया और उसको फेंक दिया। और एक तो एक, सारी की सारी फेंक दी। और फिर लेखक की तरह अपना हाथ और अपने मुंह को पोंछा और बढ़िया लेखक की तरफ बड़ी गुलाबी आंखों से देख रहे हैं, जैसे मानो कह रहे हो ये है रईसों का तरीका, ये होता है रईसों का तरीका खाने का। ये सब कुछ लेखक की कल्पनाएं चल रही थी। और हो सकता है कि वो सामने जैसा देख रहे हैं, हम सोच लेते ना, ये तो बड़े हमें ऐसे देख के जा रहे हैं जैसे हमें कुछ आता ही ना हो, ऐसे देख के जा रहे हैं बस इनके ही पास हो। तो हम भी तो अंदाजा लगाते हैं ना किसी को देखकर, हमारे लेखक जी भी अंदाजा लगा रहे थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब नवाब साहब इतनी देर से खीरे के इंतजार में पूरा सजाया धजाया, उठाया, सूंघा, फेंका। अब नवाब साहब थक गए। अब नवाब साहब क्या हो गए, लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, मतलब हमें उसी बात को क्या कर लिया, मान लेना पड़ा कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत, स्वच्छता और नजाकत तरीका, है ना। तो बोले मुझे लगता है यही है इन लोगों का तरीका। आगे कहते हैं हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। वो कह रहे हैं मैं देख रहा था खीरा ऐसा भी इस्तेमाल होता है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि खीरे को इस तरीके से हमने देखा कि खीरे की सुगंध में और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होना भी एक बड़ा अलग तरीका है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर, मतलब पेट की तृप्ति होती है, मतलब अच्छा तरीका है भैया, सूंघना, सजाना, फेंकना, तरीका अच्छा है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या इससे पेट की भूख मिट सकती कभी सूंघने से? आपको बड़ी तेज भूख लगी हो, सामने थाली रख दी जाए और आप क्या करेंगे, सब्जी को सूंघ लो, रोटी को सूंघ लो, चटनी को सूंघ लो, बस मम्मी हो गया। ऐसा होता है क्या, पेट भर गया? नहीं। तो वो भी कह रहा है इससे पेट भरेगा क्या? तो उन्हें अब देखते हो क्या आगे होता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई दिया। अब जैसे जब हम खा लेते हैं तब तो हम डकार लेते हैं ना पेट भरने का, हमारी कुछ मुंह से जो डकार लेने के बाद पेट में जो एडजस्ट होती हैं चीजें, गैस मुंह से जो बाहर आ जाती कि चलो भैया खीरा जगह बना रहा है पेट के अंदर। अब उन्हें खाया तो था नहीं, लेकिन नवाब साहब ने बड़ी तेज डकार मारी। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया खीरा लजीज होता है। उन्होंने कहा, मतलब अब थोड़ी देर में नवाब साहब ने बोल दिया कि पता आपको खीरा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नुकसानदायक, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ना मुराद यहाँ पर बेकार में ही, मैदे मतलब आमाशय पर, पाचन क्रिया पर बड़ा जोर डाल देता है। ये उनका तरीका था कहने का। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। उन्होंने कहा कि अरे ज्ञान चक्षु खुल गया, मतलब आ गया मुझे समझ में, इन्होंने खीरा क्यों नहीं खाया। अब पता चला कि मेरी जो कहानी लिखने वाली है उनके लेखक तो यही समझ में आ रहे हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार
घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी बात कह दी कि भाई जब बिना खीरा खाए इन्होंने डकार ले ली, तो मैं भी तो बिना पात्रों के कोई कहानी लिख सकता हूँ। कहानी में जब कोई बिना विचार, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना घटना के मैं भी कहानी लिख सकता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया, क्या ऐसी कहानी लिखी जा सकती है? इन्होंने तो बिना खाए डकार मार ली, क्या हम बिना घटना की कहानी लिख डालें? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, और बिना खाए डकार भी हम ऐसे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर पाठ में इन्होंने अंदाज बताया कि लोगों का जरा अंदाज देखो कैसे निराले निराले अंदाज होते हैं। तो ये लखनवी अंदाज था जो कि क्वेश्चन मार्क पर जाकर खत्म हो जाता है कि ऐसी कहानी पर हम भी लिखेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? ये उनका पूछना था कि बिना विचार, बिना सोचे हम कुछ भी लिख देंगे और बिना खाए हम डकार ले लेंगे और कहते हैं बड़ा लजीज है। तो ये ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ये पाठ जो कहानी है वो समझाते हुए समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं हम इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनक भी उत्सुक नहीं है? वो पहले तो वो अपना खीरा रखे हुए थे, फिर वो बाहर देखने लगे, फिर वो चुपचाप बैठे रहे, तो कुछ ऐसी उनकी बातें थी। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष छा गया। एक तो यही था कि जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो उस समय नवाब साहब भी कैसे हो गए? असंतोष छा गया। उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की की बाहर देखने लगे। लेखक को ना देखने का नाटकीय प्रदर्शन किया। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लग रहा था कि वे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। ठीक है, समझ गए ना आप कि जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो जो नवाब साहब थे उनके मन में असंतोष छा गया, चेहरे पर भी असंतोष के भाव दिखने लगे और वो अनमने से होकर खिड़की के बाहर झांकने लगे। और उनको लेखक को ना देखने का भी ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, जिससे समझ में आ रहा था कि वो बात करने के बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। अगला है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से, मतलब बहुत ही प्रयत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो यहाँ पर उन्होंने, नवाब साहब ने अपनी शान शौकत दिखाने की आदत वो रखते थे। अपनी हरकत से वो ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खीरों को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। मतलब नवाब साहब यहाँ पर अपने नवाब होने का दिखावा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे अपने ठाट बाट का। इसी कारण और अपने नियम अनुसार या अपने लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, सूंघा और फेंक दिया। जैसे यह सब करके नवाब साहब बता देना चाहते हो कि उनके द्वारा इन्हें सूंघना ही पर्याप्त है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की बात है। इस प्रकार यह सब नवाब साहब ने अमीरी दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है। ठीक, तो नवाब साहब ने ये इसलिए किया कि उन्होंने अपना नवाबीपन दिखाया, उन्होंने यहाँ पर दिखावे का प्रदर्शन किया, अपने प्रवृत्ति के अनुसार खीरे को काटा, सूंघा और फेंक दिया। ऐसा लग रहा था मानो नवाब साहब कह रहे हैं कि ये हमारा तरीका है, हमारे लिए खीरा सूंघना ही पर्याप्त है, हम इसके लिए अपना पेट खराब नहीं करना चाहते। और यहाँ पर यही सारी बात, मतलब खीरे को खाकर पेट भरना ये तो साधारण लोगों की बात है। ऐसा लग रहा था कि ये सब वो दिखाना चाह रहे हैं। तो ये बात तो लेखक ने कही भी है। अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करता है। देखिए, जब हम कोई घटना देखते हैं तो हमारा लिखने का, यदि आप लेखक हैं, यदि आप लिखना जानते हैं तो आप उस घटना को बड़े अच्छे शब्दों में लिख दोगे। तो कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन होता है जिसे विशेष कारण के साथ जिसको लिखा जाता है। घटना कैसे घटी, उसमें क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, सब जानने की जिज्ञासा घटना उस कहानी में बनी रहती है। घटना बिना कारण के नहीं होती है, अतः बिना पात्र के कहानी और बिना कारण के घटना कैसे संभव है? घटना के बिना विचार कैसा?
और विचार यदि नहीं होगा तो कोई भी बात या घटना या पात्र कैसे होंगे। तो इनके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। अतः ये पूर्णतः सत्य नहीं है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों की कहानी लिखी जाए, तो नहीं लिखी जा सकती। तो यहीं तक हम कहेंगे कि लेखक नहीं लिख सकते ऐसी कहानी, क्योंकि ऐसी कहानी लिख ही नहीं जा सकती बिना कोई घटना। क्योंकि घटना जब हम देखेंगे तब मन में विचार उत्पन्न होंगे, विचार उत्पन्न होंगे, उस घटना से जुड़े लोग मतलब पात्र सामने आएंगे। तो बिना पात्र, बिना घटना, बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम इस निबंध को, आप बताइए, नवाबी क्या कहेंगे? नवाबी दिखावा, दिखावटी नवाब, नवाबी ठाठ, थोथा चना, असार्थक प्रदर्शन आदि शीर्षक हो सकते हैं। तो ये नवाबी ठाठ, दिखावटी नवाब, नवाबी ठाटवाट, थोथा चना, इस तरीके की यहाँ पर ये अर्थ यहाँ पर पाठ समेटे हुए। अगला प्रश्न है, नवाब ने अपनी नवाबी का परिचय किस प्रकार दिया? नवाब ने अपनी नवाबी का परिचय खीरा को काटा, झुड़का, भूंगा, सूंघा और फेंक दिया। नवाब ने खीरों को पहले पानी से धोया, चाकू निकालकर उसे तरीके से काटा, जीरे नमक का जो पाउडर था उसको भुरका, साथ में मिर्च भी उसमें छिड़की, फिर लेखक को खीरे खाने का निमंत्रण दिया, अंत में एक एक फाक को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा दिखावा किया कि उसे सुगंध से ही वो पर्याप्त है, सुगंध ही उनके लिए पर्याप्त, उनको तृप्ति मिल चुकी है। तो आपको ये पता है, इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने खीरा काटा, पहले धोया, काटा, नमक मिर्च डाला, रखा, लेखक के लिए उसमें आमंत्रण किया, निमंत्रण दिया, उनको आमंत्रित किया और बाद में उसे सूंघा और फेंक दिया। जैसे बता रहे हो कि उनके लिए सूंघी पर्याप्त है। खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने इनकार क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया था क्योंकि जब पहली बार नवाब जी ने खीरा खाने के लिए पूछा था तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, आप ही इसे खाइए, आप शौक फरमाइए। तो दोबारा वो कैसे हाँ बोलते? खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पहले जब नवाब ने उनसे खीरा खाने के लिए पूछा, आग्रह किया, तब उन्होंने मना कर दिया। लेखक ने सोचा यदि मैं अब खीरा खाने के अनुरोध को स्वीकार करता हूं तो नवाब साहब के मन में मेरे प्रति सम्मान की भावना नहीं रहेगी। इस प्रकार अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए लेखक ने चाहते हुए भी खीरा खाने से मना कर दिया। नवाब साहब को खीरा काटकर नमक मिर्च लगाते हुए देखकर लेखक क्या सोच रहा था? लेखक सोच रहा था कि नवाब के मन में, नवाब के मुंह में पानी आ गया है कि खीरा कितना स्वादिष्ट होगा। नवाब साहब को खीरा काटकर नमक मिर्च लगाते हुए देख लेखक ये सोच रहा था कि नवाब साहब दुनिया के सामने तो धनवान बनते हैं, परंतु यह सोचकर कि लोगों की नजरों से बच जाऊंगा, अब अपनी वास्तविकता पर आ गए हैं। मतलब लोगों से नजरों से बचने के लिए वो अकेले डब्बे में सफर कर रहे थे। तो लेखक सोच रहे हैं कि नवाब अपनी दिखावा कर रहा है, लोगों से बचने के लिए वो छुपे हुए हैं या नजरों से बच जाएंगे, लेकिन अब उनकी असलियत यहाँ पर सामने आ रही है कि इस प्रकार लेखक अनुभव कर रहा था कि नवाब साहब धनी होने के बाद केवल दिखावा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस तरीके से वो खीरा काट रहे थे, नमक मिर्च भूरा कर रहे थे, तो लेखक समझ गया कि ये केवल दिखावटी है, अकेले डिब्बे में सफर करना, ये लोगों से कहीं ना कहीं बच रहे थे, लेकिन अब इनकी वास्तविकता सामने आ गई है। ये जो धनी दिख रहे हैं ऐसे ये है नहीं। नवाब साहब की भाव भंगिमा से क्या प्रतीत हो रहा था? तो यहाँ पर वो उत्तर आएगा कि नवाब साहब की भाव भंगिमा से प्रतीत हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में क्या आ रहा था? पानी आ रहा था। नवाब साहब की भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खीरों की फाकों पर जब जीरा, नमक और लाल मिर्च लगाते समय उनके रसास्वादन की कल्पना कर रहे हों और उस कल्पना से उनके मुंह में पानी आ रहा हो, कि वो कल्पना कर रहे हों कि खीरा कितना स्वादिष्ट होगा और उन खीरे के स्वादिष्ट होने की कल्पना मात्र से पानी आ रहा था। नवाब साहब द्वारा खीरे खाने का आग्रह करने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? जब नवाब साहब ने कहा खीरा खा लीजिए तो लेखक ने क्या कहा था कि नहीं, आप खाइए, मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही और पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं है। तो नवाब साहब को जब खीरा खाने का आग्रह किया तब लेखक ने खीरा खाने से मना किया। उन्होंने कहा कि अभी मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही, आवश्यक नहीं लग रहा है खाना और मेरी पाचन क्रिया भी ठीक नहीं है। लेखक ने नवाब साहब की असुविधा के कारण के बारे में क्या सोचा, क्या अनुमान लगाया? नवाब साहब की जो उनको असुविधा हो रही थी उसके अनुमान लगाया कि ये अकेले सफर, मतलब लेखक ने अनुमान लगाया कि नवाब साहब
पैसे की बचत करने के लिए के उद्देश्य से सेकंड क्लास का टिकट लिए हैं और उस समय उन्होंने यह भी सोचा होगा कि उस डिब्बे में कोई यात्री नहीं होगा, वे अकेले यात्रा करेंगे। इस कारण कोई शहर का भद्र व्यक्ति, कोई सज्जन पुरुष उन्हें देख ना ले। परंतु लेखक के आ जाने से अपनी वास्तविकता के प्रकट होने का जो भय सताने लगा था, इस कारण उनको असुविधा हो रही थी। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने सेकंड डिब्बे का सफ़र करने के लिए और अकेले सफ़र करने के लिए उन्होंने टिकट लिया था और उन्हें ये लगा कि इस डिब्बे में कोई भद्र पुरुष ना आ जाए, उन्हें देख ना ले। इस कारण उन्होंने अकेले सफ़र करना उचित समझा कि कोई उन्हें देखे ना कि वो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे हैं। लेकिन जब मैं आया तो उनके चेहरे पर उनकी वास्तविकता छलक जाने का डर आ गया, इसीलिए उनको संकोच और असुविधा हो रही थी। मतलब वो क्या दिखाना चाह रहे थे, वो लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे थे कि मैं सेकंड डिब्बे में भी सफ़र कर सकता हूँ। तो उनसे बचने के लिए वो तो चुपचाप सफ़र कर रहे थे, लेकिन कौन आ गया, वहीं पर आ गए यशपाल जी। तो अब उन्हें अपनी वास्तविकता का डर हो गया, कहीं इनको समझ ना आ जाए। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा, इसलिए वो संकोच कर रहे थे। लेखक द्वारा नवाब साहब की ओर से नजरें हटा लेने का क्या कारण था? तो लेखक ने इसलिए हटा ली कि भाई जब सामने वाला व्यक्ति बात नहीं कर रहा है तो हम भी अपनी नजरें हटा लेते, हमारे आत्मसम्मान की बात है। इस कारण लेखक ने यह महसूस किया कि यदि वे मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं तो मैं भी उनके साथ के लिए पहले से पहल क्यों करूं? मैं अपनी ओर से पहल करूं तो उनकी दृष्टि में मेरा आत्मसम्मान या मेरा सम्मान चूंकि कम हो जाएगा। इसी कारण लेखक ने वही बात जो मैंने बताई कि वो जब नवाब साहब बात नहीं करना चाह रहे तो लेखक ने कहा कि मैं क्यों बात करूं, मैं बात करूंगा तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए लेखक ने भी बात नहीं की और नजरें हटा ली। अगला प्रश्न है, लेखक किस बात का अनुमान लगाने लगा और क्यों? अब लेखक अनुमान तो बहुत सारी बातों का लगा रहे थे। लेखक इस बात का अनुमान लगाने लगे कि उसी डिब्बे में उनके आ जाने से नवाब साहब को असुविधा हो रही है, संकोच का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ऐसी असुविधा और संकोच का क्या कारण हो सकता है, इस बात का अनुमान इसलिए लगाने लगा क्योंकि खाली बैठे बैठे कल्पना करते रहना लेखक की पुरानी आदत थी। तो किस बात का अनुमान लगाया कि नवाब साहब खाली डिब्बे में बैठे हैं, इनको भी अकेले बैठना होगा और मैं आ गया हूं तो इनको संकोच लग रहा है, असुविधा हो रही है। अब लेखक ये अनुमान लगा रहा था क्योंकि खाली बैठकर अनुमान लगाना लेखक की आदत थी। भाई मैंने कहा ना, पूरा पाठ अनुमानित है। नवाब ऐसे हैं या नहीं ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन अनुमानित पाठ है ये, तो हमें तो अनुमान के अनुसार उत्तर देने पड़ेंगे। अब रचना और अभिव्यक्ति पर आते हैं। तो नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब वहां पर चित्र रखा गया होगा, तो अब आप बताइए कि कैसे करेंगे। वर्ध के नीचे अब पूरी प्रक्रिया को, आप वो चित्र जो दिया था उसमें आपकी किताब में, उसके अनुसार पहला था कि नवाब ने सीट के नीचे से लोटा निकाला और जो पानी से भरा लोटा था उसको बाहर करके और खीरे को बाहर किया और खीरे को धो डाला और तौलिए से पोंछते हैं। फिर उसे जेब से चाकू निकालकर खीरे के आसानी से बड़ी ही उसका पहले एक आखिरी हिस्सा काटकर उसमें से झाग निकालते हैं। खीरे को सावधानी पूर्वक खीरे की फाँक करते हैं और जो तौलिया बिछाता उस पर बड़े ही सलीके के साथ रखते हैं। कटी हुई फाँकों पर जीरा मिले नमक मिर्च को डालते हैं, छिड़कते हैं। खीरा सामने देखकर खीरे का रसास्वादन मन ही मन कर लेते हैं और मुंह में पानी भर आता है। तो पहले खीरे को धोया, पोंछा, चाकू जेब से निकाली, खीरे का झाग निकाला, फिर खीरे को काटा और फाँक को तौलिए पर आराम से जमा कर रखा। उसके बाद नमक मिर्च वाला जो चूर्ण था उसे भुरका या डाला, छिड़का। उसके बाद सामने कटी हुई जीरे जो खीरे की फाँक थी उसको देखकर रसास्वादन लेकर मुँह में पानी भी आ गया। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? कोई ऐसी वस्तुएं बताइए जहां पर आप तैयारी करते हैं। तो कोई भी हम फल ले सकते हैं। भोजन करने के लिए यथासंभव नींबू को काटते हैं हम। विभिन्न प्रकार के फलों को, सब्जियों को, सलाद के तौर पर भी हम नींबू लेते हैं, प्याज लेते हैं, मिर्च लेते हैं, टमाटर लेते हैं, खीरा लेते हैं, कई प्रकार का। फिर उस पर हम नींबू निचोड़ देते हैं, काला नमक डालते हैं। यदि आपने फलों का बनाया है तो आप चाट मसाला डालते हैं। तो क्या करते हैं, उसको बड़ा ही पहले रसदार बना लेते हैं, स्वादिष्ट। फिर नमकीन, रायता, चटनी को अलग अलग कटोरियों में रखते हैं और उसके भोजन का स्वाद लेते हैं। तो ये अपना तरीका, आप अपने तरीका भी लिख सकते हैं, आप किस तरीके से करते हैं। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक मतलब व्यक्ति में जो अचानक कोई चीज़ की एकदम सनक उठती है, ये काम हमें करना ही है, वो बिल्कुल जिद वाली। तो सनक सवार हो जाना अर्थात
जुनून छा जाना, धुन का पक्का हो जाना, सनक, हमें यही काम करना है, मैं तो करके रहूंगा, ये सनक। जो लोग धुन के पक्के होते हैं वे जिस पथ पर चल पड़ते हैं उसी पथ पर तब तक चलते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, ये सनक है। ऐसी सनक होती है सकारात्मक, अच्छे कार्य के प्रति सनक हो। मुझे तो इस बार ये अभी मैं दो घंटे बैठूंगा और ये आधी किताब निपटाऊंगा, सनक सवार, अब नहीं उठूंगा, अच्छी बात है ना, उस सनक में पढ़ाई तो हो गई। तो ये सकारात्मक पहलू हो गया, इसके परिणाम हमेशा अच्छे मिलते हैं। आचार्य चाणक्य ऐसे ही सनकी महापुरुष थे। पक्का इरादा, आत्मविश्वास और चढ़ गई सनक की राजा नंद का समूल नाश करने योग्य शासक के हाथ में शासन सौंपना है। सनक के सामने संकटों से भरा मार्ग भी प्रशस्त जान पड़ता है। बड़ी बड़ी विपदाओं की चिंता किए बिना एक सामान्य बालक को भी सम्राट बनने की ठान ली और वही हुआ होकर रहा जो चाणक्य चाहते थे। सापेक्ष सनक के सुपरिणाम निकले। मतलब यहाँ पर चाणक्य की सनक को बताया कि चाणक्य ने जो सनक ठान ली थी एक छोटे बालक को सम्राट बनाने की, चाणक्य ने अपनी वो सनक को पूरा किया और उस बालक को सम्राट बना डाला। तो कुछ सनक सकारात्मक होती हैं जिनका परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो सनकी लोग होते हैं धुन के पक्के, कार्य को ठान लिया तो वो तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उस कार्य में सफल नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर चाणक्य का उदाहरण दे दिया। लेखक नवाब साहब को देखते ही उनके प्रति व्यंग से क्यों भर जाता है? लेखक नवाब के जो काम देखे उन्होंने, क्योंकि लेखक के मन में लखनवी नवाबों के प्रति पूर्व धारणा है कि वे अपनी आन बान शान को बनाए रखते हैं और बहुत महत्व देते हैं। वे हर चीज में नजाकत रखते हैं, दिखाते हैं तथा स्वयं को औरों से अधिक शिष्ट, शालीन और कुलीन सिद्ध करना चाहते हैं। इस धारणा के कारण उन्हें नवाब के हर कार्य में नवाबी शान दिख रही है। देखिए हम एक बार जब जान लेते हैं ना कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी बड़ी शान दिखाते हैं, वो अपना पहनावा अलग दिखाते हैं, खाने पीने का तरीका अलग दिखाते हैं, चलना फिरना अलग, तो उस कैटेगरी का यदि में कोई भी व्यक्ति मिलता है तो हम कहते हैं ये लोग तो ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नवाबी लोगों को पहले देखा होगा यशपाल जी ने, तो इन नवाब को भी वो देखकर यही समझ रहा है कि इनमें ठाठ बताने की आदत है, ये दिखावा करते हैं, ये दिखावटी हैं, ये अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं। उसे नहीं पता था कि नवाब साहब सेकंड क्लास में यात्रा क्यों कर रहे हैं, फिर भी वह उनमें खोट निकालते। मैंने कहा ना पूरा पाठ काल्पनिक है, पूरा पाठ मन की भ्रांतियों से भरा हुआ है। नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर क्यों कर रहे थे, खीरे को वो पहले क्यों रखे रहे, फिर उसको काटा और क्यों फेंक दिया, ये लेखक को नहीं समझ में आया। पर लेखक ने अपनी अपनी सारी भ्रांतियां, सारे जो अनुभव, पुराने अनुभव थे वो इनसे जोड़े। तो उनका उस नवाब को लखनऊ की नवाबी का सफेदपोश सज्जन कहना ही उनकी पूर्व धारणा का प्रमाण है। तो उन्होंने क्यों? क्योंकि लेखक के मन में लखनवी लोगों के प्रति, लखनवी नवाबों के प्रति जो पूर्व धारणा थी कि वो अपनी आन बान शान को दिखाते रहते हैं, हर समय लोगों के सामने अपने आप को ज़्यादा शिष्ट, कुलीन और शालीन समझते हैं, बाकी लोगों को कुछ नहीं। इसी धारणा के अनुसार चलते उनको ये नवाब भी ऐसे ही लग रहे थे। नवाब के बारे में उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन वो अपना अनुमान लगा रहे थे। और नवाब के लिए जो उन्होंने सफ़ेद पोश कहा था ये उनकी पुरानी धारणा के अनुसार था। जो उन्होंने पुराने लोगों को जैसा देखा वैसे उनको ये नवाब भी लगने लगे। अगला प्रश्न है, लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरा खाने का कौन सा खानदानी रईस तरीका अपनाया? खीरे को सूंघा और फेंक दिया, पहले तो उसको काटा। नवाब साहब दूसरों के सामने साधारण सा खाद्य खीरा खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खीरे को किसी कीमती वस्तु की तरह तैयार किया। उस लजीज खीरे को देखकर मुंह में पानी भी आया। अब नवाब साहब की इज्जत का सवाल था, इसलिए उन्होंने खीरे की फांक को उठाया, नाक से सूंघा, खीरे की महक को लिया, मुंह में पानी आया और खीरे की महक को लेकर उस पानी को गटका और खीरे को बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सारा खीरा बाहर फेंक दिया। सारा खीरा बाहर फेंककर लेखक को गर्व से देखा। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हों कि यही हमारा खानदानी रईस तरीका है। तो खाना वही था कि उनके सामने वो खीरा लिया, पर अब उन्हें लगा कि हम सामान्य वस्तु नहीं खाते हैं, पर खीरे को बड़े अच्छे से सजाया, काटा, नमक मिर्च मिलाया, सूंघा, मुंह में पानी आया, गटक लिया, फिर उस खीरे को फेंक दिया और लेखक को देखने लगे। लेखक को लगा ऐसे देख रहा है जैसे कह रहे हो कि हम रईसों का यही अंदाज है। तो ये पूरी घटना से लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ। अगला भाषा अध्ययन है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। क्रियापद छांटना है, यहाँ से सबसे पहले वो कौन सी क्रिया का कौन सा भेद है वो भी लिखना है। तो बड़े ही यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, डिफाइन किया गया है। एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो यहाँ पर
पालथी मारे बैठे थे। तो यहाँ पर क्रिया तो हमें समझ में आ गई कि बैठे थे वो। अब क्रिया की यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं है कि पालथी मारे, लेकिन यहाँ पर क्रिया क्या है, बैठे थे। पर वो कहाँ बैठे थे ये नहीं पता है ना। तो ये क्या है, पालथी मारकर बैठे थे, पर कैसे और क्या तो ये नहीं पता। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर बैठे थे तो बताया है, पर कहाँ बैठे थे, कैसे कैसे बैठे ये तो बताया, पर कहाँ बैठे थे, क्या थे, ये नहीं बताया है। तो ये क्या है, यहाँ पर सकर्मक अकर्मक क्रिया आपको पता है जहां पर कर्म होता है। जैसे मैं सो रही हूं, ये है अकर्मक क्रिया। मैं बिस्तर पर सो रही हूं, ये है सकर्मक क्रिया। ठीक, अब राम खेल रहा है, ये है अकर्मक क्रिया। खेल ही तो रहा है, पर वहां पर कर्म कहाँ आया, किसके द्वारा खेल रहा है, तो राम गेंद से खेल रहा है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। तो ऐसे यहां पर देखिए कि कोई बीच में क्या नहीं है, क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर मतलब सकर्मक नहीं है, बता नहीं जा रहा कि कहाँ कैसे। तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि क्रिया की यहाँ पर दो ही, सकर्मक और अकर्मक। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ पर नहीं दिखाया, देखिए जो उत्साह है, क्या नहीं दिखाया, तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्साह नहीं दिखाया, कर्म है मतलब उत्साह को नहीं दिखाया। आप और हिंदी करेंगे को आएगा, आप समझ जाएंगे कर्म है ये। तो उत्साह को नहीं दिखाया मतलब यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है। अभी आप देखिए, आप कह रहे हो कि मैम ये भी तो है कि पालथी मारे, तो ये तो तरीका हो गया, मतलब ये क्रिया विशेषता हो गई, पर उस कैसे बैठे थे, मतलब क्या कहाँ बैठे थे ये नहीं बताया। और उन्होंने बताया कि नहीं दिखाया, तो क्या नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया, ये इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। आगे है, टाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो कल्पना करते रहने की पुरानी मतलब आदत है, आदत है तो क्या है, तो आदत है ना, आदत है, ये दिया हुआ है, आदत यहाँ पर कर्म है, तो आदत के कारण ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। अगला देखते हैं, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, खीरों को खरीदा होगा। तो यहाँ पर क्या खरीदे, खीरे दिया हुआ है, मैंने खरीदा, अब मैंने खरीदा तो अकर्मक क्रिया, मैंने खीरे खरीदे तो सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म है खीरा, तो क्या खरीदे, तो खीरा, तो खीरा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, सॉरी। अगला है, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर ऐसे गोल गोल घुमा लेते ना, झाग निकाला तो हो गया क्रिया, क्या निकाला, झाग, तो सकर्मक। अब चूंकि एक और यहाँ पर पद है, दोनों खीरे के सिर काटे, तो यहाँ पर काटे, क्या काटे, खीरों को काटा, खीरों के सिर को काटा, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। और हाँ, एक और क्रिया आती है पूर्वकालिक, बिल्कुल, गोद कर मतलब काम करके, पहले ही वो काम कर लिया, गोद कर फिर झाग निकला, तो काम जो पहले, क्रिया जो पहले हो चुकी होती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं खेल कर सोऊंगी, मैं खेल कर खाऊंगी, मैं पढ़कर लिखूंगी, मैं तुम्हारे घर पढ़कर आऊंगी, मतलब जब मेरा काम एक हो जाएगा पढ़कर तब आऊंगी, तो पढ़कर वहां पर क्या, पूर्वकालिक। तो यहाँ पर गोद कर झाग निकाला, झाग निकला तो क्रिया हुई, झाग कर्म, लेकिन एक क्रिया पहले ही हो चुकी है, पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया पहले हो जाए उसको पूर्वकालिक कहेंगे। तो यहाँ आपने क्रिया के प्रकार के साथ जो पद पूरा का पूरा वाक्य देखा, ये बहुत ही अच्छे वाक्य आपने देखो, और इस तरह क्रिया विशेषण भी आपने पिछले पाठों में देखा। अभी क्रिया देखी, क्रिया के आपने भेद भी देख लिए, और एक नहीं दो नहीं तीसरा भी देखा। एक और आगे है, नवाब साहब ने सातृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, पर किसको देखा, खीरे की फांकों को, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब वो देखा अकेला हो जाता, पूरा आ जाता, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से देखा, तो यहाँ पर क्या देखा, तो अकर्मक हो जाती, पर चमकते खीरों को देखा तो ये सकर्मक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्रिया के विशेषण, क्रिया की विशेषता देखी, क्रिया के प्रकार देखे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब लेट गए, थक कर, तो यहां पर जो थक कर लेट गए, तो एक तो क्या हो गई, यहां पर थक कर लेटना, कहीं ना कहीं पूर्वकालिक भी, थक कर और लेट गए, तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना, कि यहां पर अकर्मक क्रिया भी है, और एक यहां पर क्रिया है कि जो कालिक पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है वो है।
तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग है। संयुक्त क्यों? क्योंकि थक कर लेट गए, इसके साथ ही ये क्रिया आई हुई है। लेट तो गए लेकिन थक कर लेट गए, तुरंत थक कर फिर लेटे। अगर ऐसा कुछ होता तो हम कह सकते थे कि वहां पूर्वकालिक हो गई, थक कर लेट गए, थके हुए ही थे और लेट गए, मतलब साथ में ही काम हुआ। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया भी है, और चूंकि लेट गए तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया, ये नहीं बताया कहाँ लेटे, है ना, बिस्तर पर लेटे, पलंग पर लेटे, जमीन पर लेटे, कहाँ लेटे ये नहीं बताया। तो अकर्मक क्रिया, और चूंकि क्रिया साथ में ही होती चली जा रही थी इसलिए संयुक्त क्रिया भी यहाँ पर है। अगला है जेब से चाकू निकाला। जेब से चाकू निकाला, अब निकाला क्रिया हुई, क्या निकाला? चाकू निकाला, सकर्मक क्रिया हो गई। तो इस ये छोटे से वाक्य से आपको समझ में आ गया होगा कि निकाला, लेकिन क्या, और इसकी हिंदी कर लिया करो, कभी ऐसा लगे ना चाकू को निकाला, है ना। अब थक कर को लेट गए तो होगा नहीं, थक कर लेट गए तो स्वाभाविक है अकर्मक क्रिया। फिर जैसे सकर्मक थी ना, चमकते खीरे की फांकों, यहाँ फांकों की ओर देखा, या फिर आप कह सकते हैं फांकों को देखा, तब भी आप समझ जाते कि सकर्मक। तो जहां पर को आ जाए और शुद्ध हिंदी करने पर तो बिल्कुल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, वहां पर सकर्मक क्रिया आती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनक और भी शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखो, ऐसा कोई नवाब जिसकी सनक आपने कहीं देखी हो, सुनी हो। तो नवाब साहब के द्वारा खीरा पानी से धोना, छीलना, काटना, नमक मिर्च लगाना, तौलिए मतलब उसको खाना, वो रख के सूंघना और उसको फेंक देना, ये एक प्रकार की सनक ही है। तो उन्होंने उसी सनक को बताया कि सनक खीरे के संबंध में सनक कही जा सकती है। तो उन्होंने इन्हीं की सनक को बता दिया कि और कौन सी सनक होगी हमें नहीं पता, पर यहाँ पर जो मैं नवाब की सनक देख रहा हूँ वो वही है कि उन्होंने खीरे को काटा, सूंघा, मिर्ची लगाई, लेकिन मतलब धोया, काटा, फाकों को लिया, आराम से सजाया, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और फेंक दिया। तो ये क्या है? इनकी सनक पर ही आधारित है। तो ये पाठ जो है तो बड़ा बहुत ही अच्छा, लेकिन अंत में उन्होंने यही बताया है कि क्या खीरे को सूंघकर या किसी भी भोजन को सूंघकर पेट भर सकता है? अगर पेट भर सकता है तो हमारी कहानी भी बिना किसी विचार के लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर व्यंग कहीं उन्होंने किया है यशपाल जी ने। का पाठ बहुत ही अच्छा था, मजेदार भी था, हमें मजा भी आया पढ़ने में, और सनकी लोगों के बारे में भी पता चला कि क्या सनक क्या होती है। लेकिन पाठ काल्पनिक ही था, ऐसा उन्होंने कल्पनाओं में देखा कि ये हो सकता है, ये उन्होंने अंदर ही अंदर कुछ कल्पनाएं लगा रहे थे, ये अनुमान लगा रहे थे कि अरे ये ऐसा सोच रहे होंगे, ये ऐसा कर रहे होंगे। तो पूरा पाठ जो कहीं ना कहीं अनुमानों पर ही आधारित था। तो पाठ आपने देखा, पाठ के हमने प्रश्नोत्तरों को भी देखा, साथ में हमने क्रिया के प्रकारों पर भी नजर डाली जो कि आपके पाठ्यक्रम में हैं, और अगर पाठ में है तो समझिए पाठ्यक्रम में है। तो इस तरीके से पाठ हमारे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, हम समाप्ति पर ही हैं, और पाठों के साथ साथ जो अभ्यास हो रहा है वो भी करते जाइए, पाठ को भी ध्यान से सुनते जाइए। पाठों से संबंधित जो भी मटेरियल मिल रहा है उसको बार बार, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, और आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट पर जहां पर आपको मटेरियल उपलब्ध होगा। आप आसानी से अपने परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।